Hello friends, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. बच्चों अपना चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था और पी ब्लॉक में हम नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। उनकी जो रिएक्शंस थी टुवार्ड्स हेलोजन एटम्स, टुवार्ड्स ऑक्सीजन, टुवार्ड्स हाइड्रोजन, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स ग्रुप 15 का जो फर्स्ट मेंबर है जिसका एनोमोलस बिहेवियर था और वो एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं डाइनाइट्रोजन, क्योंकि डाइनाइट्रोजन बोलना हमारे लिए नेसेसरी भी होता है। डाइनाइट्रोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ये एक गैसियस एलिमेंट होता है जो डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है और ये नॉन मेटल भी है। क्या नॉन मेटल भी है? तो देखो नाइट्रोजन जो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डाइनाइट्रोजन को स्टूडेंट्स डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था और रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर करने के बाद इन्होंने बताया था कि नाइट्रोजन गैस को हम ऑब्टेन कर सकते हैं कहाँ से, मच अमाउंट में कहाँ पर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में 78% है। तो नाइट्रोजन गैस को हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर से, एयर से। यानी कि एयर का अगर हम लिक्विफिकेशन करें या फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो हमको नाइट्रोजन ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है ना, जनरली। और लेबोरेटरी में इसके अलग मेथड हैं। तो चलो चेक करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन के बारे में। तो देखो हेडिंग अपनी क्या डाल जाएगी, डाई नाइट्रोजन, ठीक है, डाई नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोट कर देता हूँ इसके बारे में। It is discovered by Rutherford in 1772। 1772 में रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था। अब देखो नाइट्रोजन जो होता है ये कैसा होता है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो नाइट्रोजन के एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। तो मैं नोट कर सकता हूँ इट इज़ ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इन विच टू नाइट्रोजन atoms are bonded by, कौन सा बॉन्ड बनता है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि नाइट्रोजन जो होता है वो इस तरह से होता है ना। ये इसका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। हम बिल्कुल स्लोली नाइट्रोजन की पूरी प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। नाइट्रोजन कितने कंपाउंड बनाता है, कैसे ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसका प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। प्रिपरेशन मेथड, नाइट्रोजन को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं स्टूडेंट्स, नेचुरली जो नाइट्रोजन है वो आपके पास बहुत मच अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर 78% मौजूद है। बट ये यहाँ तुम्हारे कुछ काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस इज ए इनर्ट गैस। नाइट्रोजन कैसी होती है, एक इनर्ट गैस होती है। ये बहुत हायर टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और ये हायर टेम्परेचर जो इसको ऑब्टेन होता है वो कब होता है कि जब ये जो क्लाउड्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से क्या बिजली चमकती है और बिजली चमकती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत मच अमाउंट में एनर्जी होती है
और उस एनर्जी को ये ऑब्टेन करके एक्टिव नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है और तब जाके ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है ना। जनरली आपको अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना होगा तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3000 केल्विन टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, इनर्ट गैस माना जाता है। ठीक है। तो देखो कॉमर्शियली इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। कॉमर्शियली नाइट्रोजन को कॉमर्शियली इट प्रोड्यूस्ड बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, यानी कि बहुत ही इजी वे में आप एयर से इसको लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन कर सकते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको पता है कि डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कंपाउंड सेपरेट होते हैं। ठीक है ना। एक बहुत ही परपेंडिकुलर कॉलम होता है, उसके अंदर एयर को फिल कर दिया जाएगा और एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है ना, सारी गैसों का एक मिक्सचर होता है एयर तो, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है ना। तो एयर से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। और लेबोरेटरी मेथड क्या हो सकता है इसका, लेबोरेटरी मेथड, यानी कि लैब में आप इनको नाइट्रोजन को कैसे बना सकते हो। तो देखो लैब में अगर आपको नाइट्रोजन ऑब्टेन करनी है तो हमको रिएक्ट कराना पड़ेगा किसको, हमको रिएक्ट करना पड़ेगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को जब रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाएगी। तो देखो इट प्रिपेयर बाय ट्रीटमेंट ऑफ एक्वस अमोनियम क्लोराइड, एक्वस अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। एक्वस अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के ट्रीटमेंट से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। तो देखो ये जो रिएक्शन होती है ना स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को मैं नोट करता हूँ आपको। इस रिएक्शन के अंदर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और अमोनियम नाइट्रेट आपको ऑब्टेन होगा और फिर अमोनियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से आपको नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन होगी। यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आपको ऑब्टेन होती हैं जैसे NO और HNO3 की। इन इम्प्योरिटीज़ को भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो चेक करते हैं एक बार। तो देखो अमोनियम क्लोराइड एक्वस है, ठीक है ना, प्लस सोडियम नाइट्रेट ये भी एक्वस है, दोनों को रिएक्ट कराया, क्या ऑब्टेन हो जाएगा आपको, अमोनियम नाइट्रेट। और बचा क्या अमोनियम नाइट्रेट के बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। रिएक्शन आ गई समझ में। तो अब क्या करना है, अमोनियम नाइट्राइट, क्या लेना है, अमोनियम नाइट्राइट। अब आपको क्या करना है, अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन करा दो, नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन करा दो। तो आपको यहाँ पर ऑब्टेन होगा, देखो N2 NO और HNO3,
N2 NO और HNO3 कुछ यहाँ पर, चलो यहाँ पर आप निकालो पहले N2 और H2O निकालो, ठीक है ना। अब इसमें आपको NO और HNO3 की कुछ इम्प्योरिटीज ऑब्टेन होती हैं और उन इम्प्योरिटीज़ को हमको रिमूव करना है, तो हमको क्या मिल जाएगी, ये डाइनाइट्रोजन मिल जाएगी, ठीक है ना। प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अमोनियम नाइट्राइट और सोडियम क्लोराइड दोनों को रिएक्ट करा दिया है। अब दोनों को रिएक्ट करा दिया है तो अमोनियम नाइट्राइट आपको ऑब्टेन हो गया, ये है ना। अमोनियम नाइट्राइट को फिर से क्या किया आपने, डिकम्पोजिशन कराया, तो आपको डाइनाइट्रोजन और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन हुए, ठीक है ना। अब यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि इम्प्योरिटीज़ कौन सी हैं और किस तरह से ऑब्टेन हुई थी। आप एक बार इनको चेक करो और देखो आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप एक बार इसको नोट कर लो। मैं इसको इरेज करके आपको इसकी इम्प्योरिटीज़ के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने बताई थी दो इम्प्योरिटीज़ आपको, NO और HNO3, ये इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं। और ये जो इम्प्योरिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती हैं, इनको करना है हमको क्या, रिमूव करना है। और इनको रिमूव करने के लिए आप एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ अमाउंट में, मतलब थोड़ा सा 2-4-5 बूंद पोटेशियम डाइक्रोमेट की डाल दो, और इसको डालने पर ये सारी इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन के साथ हमको थोड़ी सी ये काम अलग से करना पड़ेगा। जब आप लेबोरेटरी में डाइनाइट्रोजन को ऑब्टेन कर रहे हो, अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को रिएक्ट करा रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो डाइनाइट्रोजन ऑब्टेन हुई है वहाँ पर ये इम्प्योरिटीज़ ऑब्टेन होंगी और इनको इस तरह से रिमूव करना होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इस रिएक्शन के नीचे हम नोट करेंगे, इन दिस रिएक्शन NO and HNO3 impurities are obtained, ठीक है ना। NO और HNO3 की ऑब्टेन्ड होती हैं इम्प्योरिटीज़ विच रिमूव्ड बाई एक्वस सॉल्यूशन। किसका लिया है बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसके अंदर कुछ थोड़ा सा क्या डाल दिया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बाई एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग K2Cr2O7, ठीक है ना भाई। इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव कर सकते हैं हम, तो ये इम्प्योरिटीज़ यहाँ से हटा दी हमने और डाइनाइट्रोजन को ऑब्टेन कर लिया। अब देखो लेबोरेटरी में एक अदर मेथड भी होता है, इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट से। तो यहाँ पर दूसरा प्रोसेस में लिख रहा हूँ, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से भी आप नाइट्रोजन गैस को ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन करिए अमोनियम डाइक्रोमेट का, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O3, ठीक है ना। Cr2O3 नहीं O7, तो डिकम्पोजिशन करिए अब आप इसका,
आपको यहाँ पर नाइट्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल्स और क्रोमेट ऑब्टेन होगा, क्रोमियम का ऑक्साइड। ठीक है ना। तो देखो इसको रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 4 लगाऊँ मैं, तो देखो चेक करके हो गई बैलेंस। तो ये डाई नाइट्रोजन आपको ऑब्टेन हो गई, किससे? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाई क्रोमेट से। और भी एक इसका मेथड देख सकते हैं हम, अगर हमको बिल्कुल अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करनी है, ठीक है ना, हमको कैसी नाइट्रोजन ऑब्टेन करनी है? अल्ट्रा प्योर, यानी कि 100% प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करनी है। तो आपको यहाँ पर 2 साल्ट सब्सटेंस मैं बता रहा हूँ, उनका यूज़ करना पड़ेगा हमको। और वो साल्ट है हमारे पास बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड। बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड में से किसी भी साल्ट का आप यूज़ कीजिए और उससे आपको अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है ना। तो उस रिएक्शन को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। देखो अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन obtained by barium एजाइड और सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड। ठीक है ना। एजाइड नाइट्रोजन जब एजाइड फॉर्म करता है तो वहाँ पर वो कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होता है? N3 में। ठीक है ना। तो देखो बेरियम का एजाइड, बेरियम एजाइड, इसको आप हीट करो, हीट करेंगे तो आपको बेरियम प्लस नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है ना। ये बैलेंस हो गया। और सोडियम एजाइड NaN3, इसको आप हीट कीजिए तो आपको सोडियम प्लस N2, तो इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या ऑब्टेन हो गई? डाई नाइट्रोजन। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर ये चेक कीजिए कि डाई नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए आपने डिफरेंट मेथड्स को यहाँ पर देखा है, जिसमें से कॉमर्शियली अगर हम नाइट्रोजन गैस को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो एयर का लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। और लेबोरेटरी में अगर हमको नाइट्रोजन को ऑब्टेन करना है तो आप लोग क्या करोगे? फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था, सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड के ट्रीटमेंट से आपको डाई नाइट्रोजन ऑब्टेन हो जाएगी। और सेकंड मेथड में आपने क्या किया था? सेकंड मेथड में बच्चों आपने किया था कि अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो आपको डाई नाइट्रोजन ऑब्टेन हो जाएगी। और थर्ड प्रोसेस में हमने किया था कि सोडियम और बेरियम एजाइड को अगर हम हीट कर देते हैं तो हमको अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाती है। तो इसमें से जो ये थर्ड रिएक्शन है अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस वाली, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान में रखना कि अगर आपको अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन करनी है तो किस सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना। तो आप इनको प्रिपरेशन मेथड्स को नोट कीजिए और चेक करते हैं हम आगे अगली प्रॉपर्टीज इसकी। देखो अब देखो नाइट्रोजन के बारे में थोड़ी सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। डाई नाइट्रोजन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, इनर्ट होती है नाइट्रोजन, आपको पता ही है। और नाइट्रोजन के बारे में हमको थोड़ा सा पता भी नहीं चलता है। देखो एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है,
लेकिन क्या आपको इसकी कोई स्मेल आती है? क्या आपको इसका कोई कलर दिखता है? क्या आपको इसका कोई टेस्ट दिखता है? क्या हमको नहीं पता लगता है कि नाइट्रोजन है या नहीं है या कहाँ पर है, नहीं पता लगता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में? फर्स्ट में हम लिख सकते हैं डाइनाइट्रोजन इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड एक प्रॉपर्टी और बेटा इसकी क्या है, ये नॉन टॉक्सिक होता है, आपको कोई नुकसान नहीं करता है ना, एंड नॉन टॉक्सिक। तो डाइनाइट्रोजन जो है वो नेचर में कैसी गैस है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है और नॉन टॉक्सिक गैस है। ठीक है ना। देखो डाइनाइट्रोजन जो होती है इसके नेचर में कितने आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं? 2 आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। नाइट्रोजन हैव 2 isotopes in nature, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। ठीक है ना। ये 2 आइसोटोप होते हैं इसके, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, लेकिन नेचर में मच अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट है? 14 वाला। ठीक है ना, 14 वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट है। थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेक करते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होती है स्टूडेंट्स, ये वाटर के अंदर नहीं सॉल्युबल होती है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती है, तो बहुत ही लेस सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, इट हैज़ लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही लेस होती है। और देखो स्टूडेंट्स, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट सीधे डायरेक्ट लिख दूँ, इज 77 केल्विन, while melting point of nitrogen is, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम ही है, 63.2 केल्विन। ठीक है ना। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं डाइनाइट्रोजन की जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। ठीक है ना। और ये डाइनाइट्रोजन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, यू कैन बी फील देम। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर डाइनाइट्रोजन बहुत मच अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हमें इसकी जो प्रेजेंस होती है उसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगता। हमको नहीं पता होता कि इसकी प्रेजेंस है भी या नहीं भी, और उसके रीजन आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को नोट करो आप। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेक कर लेते हैं इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक कर रहे हो आप लोग, लेकिन अपने ध्यान में एक चीज़ को बनाए रखना कि हर बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन इज ए इनर्ट गैस। नाइट्रोजन जब इनर्ट है तो इस क्या केमिकल रिएक्शन करेगी किसी के साथ और किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन करेगी? तो बहुत ही हार्डली ये केमिकल रिएक्शन करती है नाइट्रोजन गैस जो होती है। और ये इनर्ट क्यों होती है? क्योंकि इसके जो 2 एटम्स हैं इनके बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होता है और उनकी बॉन्ड एंथैल्पी कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है ना। बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होने के कारण
उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए ये इनर्ट है ना। तो इसकी केमिकल रिएक्शन को देखना भी नेसेसरी है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। देखो लिख सकता हूं मैं, नाइट्रोजन इज ए इनर्ट गैस ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी। हाई बॉन्ड एंथैल्पी के कारण नाइट्रोजन कैसी होती है, इनर्ट होती है। और देखो ये इनर्ट होती है, और कई बार मैं आपको बोल भी रहा हूँ कि ये न्यूट्रल भी होती है। अगर आप लिटमस पेपर नाइट्रोजन गैस के अंदर ले जाते हो तो लिटमस पत्र के प्रति ये अपना न्यूट्रल बिहेवियर शो करती है, ठीक है ना। तो लिटमस पेपर पर कोई भी बिहेवियर अपना शो नहीं करती, इट इज़ न्यूट्रल। तो नोट कर दो आप, इट इज़ न्यूट्रल टुवार्ड्स लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के प्रति आप अपना कोई भी बिहेवियर ये शो नहीं करती है, ठीक है ना। अब देखते हो, ये मेटल के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं, डाइनाइट्रोजन को मेटल के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर। और हाई टेम्परेचर पर जब मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगी तो स्टूडेंट्स ये बनाती है आयोनिक नाइट्राइड। क्या बनाती है, आयोनिक नाइट्राइड। देखो चेक करते हैं मेटल के साथ इसकी रिएक्शन को, ठीक है ना। तो इट रिएक्ट विद मेटल एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगी क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और क्या बनाएगी, आयोनिक नाइट्राइड एंड फॉर्म आयोनिक नाइट्राइड, ठीक है ना। तो देखो एक आध रिएक्शन हम मेटल के साथ इसकी नोट कर देते हैं। तो आयोनिक नाइट्राइड बनाना है इसको, तो जैसे लिथियम के साथ अगर इसको रिएक्ट कराऊं मैं तो क्या बनेगा, लिथियम नाइट्राइड Li(N) है, यही तो बनेगा Li3N, ठीक है ना। बैलेंस करें, यहाँ पे 2 लगाऊं तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 6, नाइट्रोजन 2 हो ही गए। अच्छा, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराना, क्या बनाओगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, यही तो बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है ना। हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है भाई, टेम्परेचर हायर रिक्वायर्ड है। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराना नाइट्रोजन को, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड Al(N) है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, है ना। और अच्छा, और ये किसके साथ रिएक्ट कर जाती है, ये हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाती है ना। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर सकती है, अमोनिया। क्या फॉर्म कर सकती है, अमोनिया। तो देखो एक प्रोसेस होती है, साइंटिस्ट थे कौन, हेबर, और हेबर प्रोसेस के थ्रू हम डाइनाइट्रोजन का यूज़ करके अमोनिया गैस फॉर्म करते हैं। और इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, यानी कि 777,
73 लिख सकते हो, और 200 atm प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको यहाँ पर अमोनिया गैस ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन जो होती है वो हाइड्रोजन के साथ 773 केल्विन टेम्परेचर और 200 atm प्रेशर पर जब रिएक्ट कराओगे इसको तो अमोनिया गैस आपको ऑब्टेन हो जाती है। हालांकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, बट यहाँ पर लासाते लिखिएगा, अगर रूल्स आप फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पर अमोनिया ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन है, और भी चेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन की आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पर करेगी। भाई हाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिएगा, और नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे, ठीक है ना। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ चेक कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट जो इसकी केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली एट हायर टेम्परेचर। कंडीशन चेक कर लेना आप लोग, केवल हायर टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगी और क्या बना सकती है, एनफॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड लिख देता हूँ मैं इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो रिएक्शन को चेक कर सकते हो, रिएक्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन, हायर टेम्परेचर है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो गया, ठीक है ना। हायर टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 2000 से 3000 के बिटवीन इसका टेम्परेचर होता है। बहुत ही हायर टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करती है दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो और भी एक आध रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि नाइट्रोजन जो है वो और भी काम आती है। देखो फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने में हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं ना, तो एक आध रिएक्शन और चेक करते हैं, है ना। अगर नाइट्रोजन को हम देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बाइड देन फॉर्म नाइट्रिलियम फर्टिलाइजर। नाइट्रिलियम फर्टिलाइजर बनाती है, ठीक है ना। तो नाइट्रिलियम जो फर्टिलाइजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम साइनाइड बोलते हैं बच्चों। तो देखो कैल्शियम कार्बाइड के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाएगी तो कैल्शियम साइनाइड आपको फॉर्म हो जाएगा, और इस कैल्शियम साइनाइड को बोलते हैं हम नाइट्रिलियम, ठीक है ना। और एक फर्टिलाइजर होता है जिसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद आप डाइनाइट्रोजन को चेक करो कि आप इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन, ठीक है भाई। यूजेस चेक करते हैं इसके। देखो, इट इज यूज्ड टू फॉर्म सम important compounds like कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बना सकती है ये? देखो अमोनिया बना सकती है, नाइट्रिक एसिड बना सकती है। देखो क्या बना सकती है, अमोनिया,
नाइट्रिक एसिड, और अभी आपने बनाया क्या, कैल्शियम साइनाइड, जिसको नाइट्रिलियम बोल रहे थे। इन सब को फॉर्म करने में हम किसका यूज़ करते हैं, डाइनाइट्रोजन का। ठीक है, अब देखो, इट एल्सो एक्ट एन इनर्ट डाइल्यूएंट, इट एल्सो एक्ट एन इनर्ट diluent, it acts an inert diluent in reactive chemicals। कोई भी रिएक्टिव केमिकल है उसके अंदर ये कैसा डाइल्यूएंट बन सकता है, इनर्ट, क्योंकि इनर्ट तो ये खुद होती ही है। और इसका यूज़ क्या कर सकते हो, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। ठीक है ना, रेफ्रिजरेंट्स यानी कि किसी भी चीज़ को मतलब ठंडा रखने के लिए, और फिर ये प्रिजर्व कर सकता है किसको, फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकता है, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व कर सकता है। ठीक है ना, प्रिजर्वेशन के लिए तो यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो, तो वहाँ पर आप लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं बहुत सारे, और कुछ सर्जरी के आइटम्स होते हैं, उन सभी को प्रिजर्व करने में इसका यूज कर सकते हैं। और देखो, इट इज़ यूज्ड इन गैस थर्मामीटर, गैसियस जो थर्मामीटर्स होते हैं उनके अंदर आप डाइनाइट्रोजन का यूज़ करेंगे। और ये गैसियस थर्मामीटर जो होते हैं ये क्या करते हैं, टू मेजर हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर को मेजर करने के ये काम आते हैं। कौन, गैसियस थर्मामीटर। तो स्टूडेंट्स, डाइनाइट्रोजन का ये टॉपिक आपने चेक किया, और डाइनाइट्रोजन के बारे में आपने यहाँ पर देखा किसने इसको डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने 1772 में। और ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैचड होते हैं। और इसका कॉमर्शियली इसको आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एयर के से, और लेबोरेटरी मेथड मैंने आपको 2-3 बताए थे, और इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपने चेक की, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपने चेक की, और हमने लास्ट में इसके यूजेज को चेक किया। ठीक है ना, तो डाइनाइट्रोजन का टॉपिक ये आपका यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, और अपने नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स क्या, अमोनिया के बारे में स्टडी करेंगे हम। किसके बारे में, अमोनिया के बारे में। ओके, गुड बाय।